पिछली क्लास में हमने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा था। जनरल जॉन्डिस क्या होता है और जॉन्डिस क्या होता है और यकृत के क्या कार्य होते हैं। जनरल लीवर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लीवर की डिजीज़ जॉन्डिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डाइटरी मैनेजमेंट जॉन्डिस में कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डाइटरी मैनेजमेंट इन जॉन्डिस। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटीन। यकृत की कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। सेल्स के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के पूर्ण मेटाबॉलिज्म न होने के कारण बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगर रोग तेज होगा तो प्रोटीन की मात्रा हमें, सेल्स अधिक टूटेंगी, प्रोटीन की मात्रा हमें अधिक ज़रूरत होगी। यदि रोगी बेहोशी की हालत में तो प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस स्थिति में केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ही तरल नाक के द्वारा नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग के द्वारा देना चाहिए, यदि रोगी बेहोशी की स्थिति में है तो। यदि रोगी व्यक्ति बेहोश नहीं है परंतु रोग की तीव्रता की स्थिति में है, मतलब उसका रोग बहुत ज़्यादा है, कंडीशन सीवियर है, तो उस स्थिति में रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 15 मिलीग्राम से 100 ml हो जाती है, तो 40 ग्राम प्रोटीन तक दिया जा सकता है। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। मतलब प्रोटीन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि रोगी बेहोशी की स्थिति में प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग से देना चाहिए। यदि सीवियर कंडीशन में तो भी हमें प्रोटीन की मात्रा 40 ग्राम प्रोटीन ही देना चाहिए। आहार में प्रोटीन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 40 ग्राम प्रोटीन यकृत के कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। रोग में जैसे जैसे सुधार आ जाए, बिलिरुबिन की मात्रा कम होने लग जाए तो हमें प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा, प्रोटीन हुआ फर्स्ट, सेकंड आता है हमारा फैट। प्रोटीन की तरह वसा भी रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। हिपेटिक कोमा की स्थिति में वसा की बिल्कुल भी मात्रा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यकृत की कोशिकाओं के निष्क्रिय हो जाने से वसा का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। रोग की कम तीव्रता की स्थिति में 30 ग्राम फैट ही दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे स्थिति में सुधार हुए वैसे वैसे हमें फैट की मात्रा को इंक्रीज़ करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कैलोरी। पीलिया की स्थिति में कैलोरी की मांग कम हो जाती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में तो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु ग्लूकोज को अंतःशिराओं के माध्यम से सलाइन जल के रूप में दिया जाना चाहिए। यह नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग के द्वारा ग्लूकोज दी जानी चाहिए हमें। जैसे जैसे हालत में सुधार हुए, व्यक्ति की माइल्ड जॉन्डिस हुए, सुधार होने लग जाए तो 1500 से 2000 किलो कैलोरी भी कर देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पीलिया के रोगी को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोज के रूप में प्राप्त होती है। यदि रोगी बहुत अधिक चक्कर आ रहा हो, उल्टियाँ हो रही हों, तो ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा पहुंचाई जानी चाहिए। हिपेटिक कोमा की स्थिति में नाक द्वारा भोजन ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। रोग की तीव्रता ऊर्जा प्राप्ति हेतु फलों का रस, ग्लूकोज पानी, दूध में शक्कर, ग्लूकोज डालकर पिलानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन। पीलिया की स्थिति में विटामिन की काफ़ी कमी हो जाती है। एक मल्टीविटामिन की टैबलेट देनी चाहिए। विटामिन सी संतरा, मौसमी, किन्नू आदि दिया जाना चाहिए। 500 मिलीग्राम विटामिन पर डे देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। रक्त सीरम में सोडियम तथा पोटेशियम लवण की काफ़ी कमी हो जाती है, अतः उसकी पूर्ति हेतु हमें आवश्यक मात्रा में फलों के रस दिए जाने चाहिए, जिससे उसकी पूर्ति की जा सके। सोडियम की पूर्ति हेतु हमें नमक भी दिया जाना चाहिए और पोटेशियम की पूर्ति के लिए हमें फलों का रस देना चाहिए। पेरेंटल फीडिंग में ये होता है कि जब रोगी को बार बार उल्टियाँ हो रही हों और वह चक्कर आ रहे हों तो उसे इंट्रावीनस ग्लूकोज अंतःशिराओं के माध्यम से देनी चाहिए। रोगी के लिए 2000 से 2500 ml ग्लूकोज सैलाइन प्रतिदिन देना चाहिए, जिससे उसे 800 से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सके।
नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग, जब रोगी वॉमिटिंग के चक्कर नहीं आ रहे हों, जी नहीं मिचलता हो, उस दशा में नाक के माध्यम से नली की सहायता से हमें नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग या देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक दिन की आहार तालिका में हम भोजन कैसे दें व्यक्ति को। सुबह हमें मौसमी रस देना चाहिए, 6 बजे 8:30 बजे ब्रेड, जैम, फल, पपीता कुछ भी हम दे सकते हैं, आम वगैरह। 11 बजे पाइनएप्पल शेक, अनानास, पका हुआ चावल, चपाती, लौकी की सब्जी, बसाराई दूध, दही दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं, गाजर का सूप दे सकते हैं। 4 बजे हम संतरे का रस दे सकते हैं, 6 बजे चाय दे सकते हैं। रात्रि को हमें चपाती, आलू टमाटर की सब्जी, वसा रहित पुडिंग दे सकते हैं, फलों का सलाद दे सकते हैं और मल्टीविटामिन की गोली दी जानी चाहिए। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। हम क्या ट्रीटमेंट करें जॉन्डिस के लिए? तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आहार। डाइट हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आहार नहीं ध्यान दिया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रोटीन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कंडीशन ख़राब है तो प्रोटीन कम मात्रा में देना चाहिए। अगर क्योंकि इस समय जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसको ऊर्जा की मात्रा हमें कैलोरी से ही मिल पाती है, कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ देने चाहिए। जैसी कंडीशन है उसको ध्यान रखकर ही देना चाहिए। अगर पेशेंट भोजन नहीं ले पाता है, बेहोशी की स्थिति में, तो नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग देनी चाहिए, उसको ट्यूब फीडिंग देनी चाहिए। तो जो कंडीशन है, जो हेल्थ का स्टेटस है, उस स्टेटस को ध्यान में रखकर हमें देना चाहिए। फिर रेस्ट है, रोगी को पूरा रेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह में रेस्ट करवाना चाहिए, जिससे उसके शारीरिक मानसिक विश्राम मिल सके उसको। अगर व्यक्ति नौकरी पेशा है तो उसे छुट्टी दिलाकर रेस्ट करवाना चाहिए, जिससे उसका बिलिरुबिन लेवल कम हो सके और नॉर्मल स्थिति में रोगी आ सके। दवाइयाँ, डॉक्टर की जांच की देखरेख में ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। दवाइयों का सेवन अपने आप नहीं लेना चाहिए। जैसी स्थिति हो, कंडीशन हो, उस हिसाब से डॉक्टर उसको दवाई देगा तो उसी दवाई का हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा यकृत में सिरोसिस। यकृत में सिरोसिस, सिरोसिस की स्थिति में यकृत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। यकृत में सिरोसिस यकृत कोशिकाओं के मर जाने, यकृत के तंतुओं फाइब्रोसिस होने तथा यकृत पर वसा के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। प्रारंभिक अवस्था में सिरोसिस की पहचान नहीं हो पाती। यकृत पर दीर्घकाल तक की प्रक्रिया का प्रभाव रहता है, जो तीव्र अवस्था में प्रथम बार ही पहचानी जाती है। लीवर डिजीज़ की जॉन्डिस जो होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है। जब जॉन्डिस की स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है और इस समय यकृत की क्रियाशीलता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। प्राय यकृत सिरोसिस पीलिया जीवाणु का संक्रमण, मदपान या कुपोषण आदि करने वाले लोगों में देखा जाता है। कुपोषण, मदपान, संक्रमण आदि कारणों से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, साथ ही इनका पुनर्निर्माण होना बंद हो जाता है। इनमें फाइब्रोसिस होने लगता है, टूटने लगती हैं, जिसके कारण यकृत समुचित रूप से कार्य नहीं कर पाता है और यकृत रोगग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति को यकृत का सिरोसिस कहते हैं। जब यकृत कार्य नहीं कर पाता, फाइब्रोसिस की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम यकृत का सिरोसिस कहते हैं। यकृत का सिरोसिस कहते हैं। यकृत के सिरोसिस के कई प्रकार होते हैं। यकृत का सिरोसिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस, सेकेंड पोस्ट नेक्रोटिक स्केरिंग और तीसरा बिलियरी सिरोसिस। ये 3 तरह का सिरोसिस होता है। यकृत के सिरोसिस के लक्षण मुख्य रूप से जो होते हैं, वजन में कमी हो जाती है, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, थकान व कमजोरी होती है, उल्टी होना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बेहोशी आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने पर तो
हिपेटिक कोमा की स्थिति भी आ जाती है। सिरोसिस के कई कारण होते हैं जिसके कारण सिरोसिस हो जाता है। अत्यधिक मद्यपान करने के कारण, जीवाणु के संक्रमण के कारण सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉजेज ऑफ सिरोसिस देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन सिरोसिस देखेंगे। धन्यवाद।